ओके ऑल क्लियर भाई? ठीक है, जस्ट वन मोर मिनट। यस डन। चलो आवाज आ रही है ना भाई? ऑल ऑडिबल, ऑल क्लियर, ऑल ओके? चलो चलो सही है। तो कल तक हमने क्या क्या किया था? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकल एंगल्स, कोलिनियर पॉइंट्स, कोप्लेनर पॉइंट्स, है ना? उससे पहले कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स, प्लेन क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। हाँ यस, लास्ट में हम कोप्लेनर, और कोप्लेनर के अंदर एक दो पॉइंट्स लिखे थे कि इंटरसेक्शन ऑफ अ पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन गिव्स अ पॉइंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स गिव्स अस अ लाइन। ठीक है, चलो तो आज चलते हैं हमारे 15th नंबर ऑफ पॉइंट पे। 15th नंबर ऑफ पॉइंट कह रहा है व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। CONGRUNT मीन्स कॉन्ग्रुएंट, एंड इसका नाउन वर्जन है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट क्या हुआ? एडजेक्टिव, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे चलो, तो कॉन्ग्रुएंट यानी कि कोई भी इक्वल। अब इक्वल इन ऑल सेंसेस, या फिर इक्वल इन ऑल सेंसेस से अच्छा है कि इक्वल इन दैट रिस्पेक्टिव सेंस, समझ ही लो, मतलब उसका डेफिनेशन नहीं है कुछ। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी इज अ प्रॉपर्टी विच टेल्स यू दैट टू क्वांटिटीज आर सेम, इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं दिस इज 60 डिग्री एंड दूसरा कोई एंगल है, ये मान लो दिस इज 60 डिग्री, तो अगर ये A एंड ये B है तो मुझे पता है एंगल B इज 60 एंड एंगल A इज ऑल्सो 60, तो दोनों एकदम इक्वल है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। देखो ये जो मैंने अंदर लिखा है ना, इक्वल टू मार के उसके ऊपर ऐसा वेव, दिस इज साइन टू शो कॉन्ग्रुएंसी। जैसे हमने इक्वल टू कहते हैं ना, दिस इज इक्वल टू, तो जैसे ये इक्वल टू है वैसा ये कहेगा कि ये कॉन्ग्रुएंसी कहेगा। मेरी बात जब चल रही होती हो बीच में ऐसे कूदा मत करो। अभी ये 105वीं बार होगा। अच्छा एक फीचर बताता हूं तुमको, एक गूगल मीट का एक फीचर है, देखो यहां पर एक हाथ है, ये दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा होगा क्या? हाँ, तो इस हाथ पर क्लिक किया करो ऐसा। जैसे यहां पर क्लिक करोगे तो देखो यहां पर आएगा रेज हैंड, तो मुझे यहां पे दिखेगा कि जीत कुमार हैज रेज्ड हैंड। ओके, तो ये एक फीचर है नया, अगर तुम्हें पता नहीं हो तो इसको क्लिक किया करो। ठीक है भाई, मतलब मुझे ये पता चलेगा कि हाँ तुम्हें डाउट है। ठीक है, तो वो रेज हैंड करने पर मुझे मेरे स्क्रीन पर दिख जाता है कि तुम्हें एक डाउट है, तो तुम पूछना। ठीक है, चलो कोई डाउट है अभी पूछो। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी। अब इसमें देखना आइडेंटिकल इन बोथ शेप एंड साइज। अब इसमें क्या है, एक पॉइंट अभी याद रखना, लिख लो यहां पे, मतलब पहला पॉइंट, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? आइडेंटिकल इन बोथ, देखो मैं दो वर्ड्स लिख रहा हूं, शेप एंड साइज। जब ये शेप एंड साइज दोनों में एग्जैक्टली सेम हो, यानी कि ये 60 डिग्री एंड ये 60 डिग्री जब दोनों में एग्जैक्टली सेम हो शेप एंड साइज में, हाँ साइज भी याद रखना, तब ये कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ट्रायंगल और दूसरा एक ट्रायंगल, जिनमें यहां पर भी 60 डिग्री, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मान लो, ये 60 डिग्री और तीनों भी 60 डिग्री कहे गए। मैंने यहां पर एक एंगल की बात की थी, ये सिर्फ एंगल है। ठीक है, नाउ एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है भाई। यहां पर देखो 60 60 60 तीनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट है, पर मैं अभी एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, एंगल की नहीं। ट्रायंगल, दिस इज ABC, दिस इज PQR। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ABC ट्रायंगल PQR के आइडेंटिकल इन बोथ शेप एंड साइज है क्या? इसका शेप एंड साइज सेम है क्या? यस, तो साइज अलग है इसलिए ये आइडेंटिकल नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। राइट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। पर वही अगर मैं सिंपल एग्जैक्टली एज इट इज, अगर ABC की तरह एक दूसरा एक ऐसा ट्रायंगल ले लूं जो XYZ है मान लो, जिसके एंगल भी 60 60 है, और इनकी साइज भी देखो, अब साइज बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ साइड इज 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, और इसकी भी 2 सेंटीमीटर। अब तुम पाओगे
कि शेप तो सेम है, 60 60 60 भी है, और साइज भी सेम है क्योंकि 2 सेंटीमीटर्स के ही साइड्स की लेंथ है। तब तुम कहोगे कि ए बी सी ट्राइंगल और एक्स वाई जेड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। आई बात समझ में? तो कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग होता है आइडेंटिकल इन बोथ शेप एंड साइज। ठीक है भाई, ओनली शेप हो नहीं चलेगा, ओनली साइज हो नहीं चलेगा, एग्जैक्टली सेम चाहिए। दूसरा, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट मींस इक्वल लेंथ। अब देखो यहां पर, एक मिनट, हाँ भाई, इसमें दूसरी पॉइंट, जब मुझे कोई बोले कि भाई मेरा लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, अब कॉन्ग्रुएंट में लाइन सेगमेंट अगर बात कर रहे हो तो इसमें, अब लाइन सेगमेंट बताओ, 1D है, 2D है, 3D है, कितना? ये एक लाइन सेगमेंट है ये भी, ये 2D है। चलो 1D क्या होता है फिर? अच्छा, डॉट 1D है। और 0D क्या होता है फिर? जीरो डायमेंशन क्या होता है? अगर डॉट 1D है तो जीरो डायमेंशन क्या? लॉजिक, इसलिए लॉजिक बताने के बाद भी अगर ये होना भाई तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। देखो भाई, लॉजिक मैंने ये बताया था तुमको कि जहां से तुम्हें हिलने के लिए जगह नहीं है, कहीं भी नहीं जा सकते तुम, तब वो जीरो डायमेंशन है क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी जगह नहीं है, जीरो। दूसरा, एक पॉइंट से तुम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो, एक ही डायरेक्शन में जा सकते हो भाई, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकते, तो दिस इज 1D। कितनी बार समझाया भाई तुमको? रिविजन क्यों नहीं करते तुम घर पे? हाँ, तो कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट, अब ये 1D है, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक डायमेंशन है इसको कॉन्ग्रुएंसी बताने के लिए, तो इसकी कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी? सिर्फ लाइन, मतलब लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट शुड बी इक्वल। तो L1 एंड L2 अगर इक्वल है तो दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है। इसी लेंथ की दूसरी अगर लाइन सेगमेंट है और उनका लेंथ सेम है, मतलब ये एक लाइन है और दूसरी लाइन सेगमेंट ये है, ये एक दूसरा लाइन सेगमेंट है, मान लो इसका नाम PQ है, ठीक है? अगर ये PQ है और इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर्स, इसकी भी लेंथ है 25 सेंटीमीटर्स, तो अब बताओ इसमें कुछ शेप एंड साइज की बात कहां आ रही है? साइज सेम है, शेप तो है ही नहीं क्योंकि 1D है। तो कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट में सिर्फ लेंथ इज सफिशिएंट टू से द टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। बताओ भाई, बताओ 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 बताओ, आ गया क्या? ओके, वेरी नाइस। अब जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा, वैसे ही दूसरा एक टर्म होता है सिमिलर, इसी के अंडर है वो, कोई नया पॉइंट नहीं है, सिमिलर। और कॉन्ग्रुएंसी जैसा वर्ड था उसका जगह लेगा सिमिलैरिटी, ठीक है? जैसे कॉन्ग्रुएंट का एडजेक्टिव नाउन फॉर्म कॉन्ग्रुएंसी था, वैसे ही सिमिलैरिटी इज अ नाउन फॉर्म ऑफ सिमिलर, ठीक है भाई? तो अगर कोई दो चीजें सिमिलर है तो वो आइडेंटिकल इन शेप होगी, ओनली आइडेंटिकल इन शेप, बस साइज की कोई बात नहीं है, ठीक है? साइज कितना बड़ा हो सकता है, मतलब इसमें एग्जांपल ये हुआ, अभी भी जो हमने ट्रायंगल का लिया था, एग्जैक्ट सेम एंगल्स सेम है पर बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो जब दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स दिखने में सिमिलर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, अगर उनका शेप सेम है तो ये दोनों सिमिलर हुए। और इन सिमिलर ट्रायंगल्स का नाम कैसे लिखते हैं? ABC PQR इन ट्रायंगल्स की नाम है। तो मैं कहूंगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू मतलब सिर्फ ऐसा वेव वाला स्ट्रक्चर, इक्वल टू नहीं लगेगा उसमें, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, बस। आ गया भाई? ठीक है, अब वो जो मैंने 1D 2D बताया था उसके बारे में इसमें कुछ नहीं है। चलो बात खत्म, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में? बताओ बताओ भाई। अभी तू 16th नंबर ऑफ पॉइंट लिख लो, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है भाई? जैसे वर्ड में दिख रहा है मिड यानी कि मिडल, पॉइंट यानी कि पॉइंट, तो ऐसा पॉइंट जो एग्जैक्टली मिडल में हो, ऐसा पॉइंट जो एग्जैक्टली मिडल में हो, इट इज कंसिडर्ड इन लाइन सेगमेंट, इन लाइन सेगमेंट और ओनली इन वन डायमेंशन, ठीक है? वन डायमेंशन यानी कि लाइन सेगमेंट रे लाइन
कुछ भी हो उसका मिड पॉइंट चलेगा। अब बेसिकली होता यह है कि मिड पॉइंट के लिए एंड पॉइंट्स डिसाइडेड हो, इसलिए सेगमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल दीज 2 पॉइंट्स आर एंड पॉइंट्स। अगर ये एंड पॉइंट्स नहीं होते और लाइन अनलिमिटेडली एक्सटेंड होती तो तुम्हें मिड पॉइंट निकालने के लिए एंड पॉइंट्स डिफाइन किए ही नहीं गए। तो मिड यानी कि मिडल ऑफ व्हाट, अगर वो इनफाइनाइट पे चले जाते मतलब लाइन होता ऐसा। अब इस लाइन का मिड पॉइंट निकालने के लिए तुम्हें किसी 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी ना कि इनके बीच का पॉइंट एग्जैक्टली निकालना है, इसलिए जनरली यूज करते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट मिलता है हमें 2 एंड पॉइंट्स के बीच का। तो एग्जैक्टली इससे भी सेम डिस्टेंस और इससे भी सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस, यानी कि इसके क्या हाफ टुकड़े हुए। ठीक है, अरे बोलो भाई। सेंटर पॉइंट ऑफ, चलो इसमें एक लाइन मैंने ये लिखी है, सेंटर पॉइंट विच कट्स द लाइन इन 2 इक्वल पार्ट्स। सेंटर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट which cuts the line segment, cuts it in 2 equal parts। ठीक है, 2 इक्वल हिस्सों में बांटने वाला पॉइंट उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि वो एकदम एग्जैक्ट मिडल पे है। ठीक है भाई, तो ये टर्म तुम्हें जब बाद में मिलेगा तो मिड पॉइंट क्या होता है, तो भाई मिडल का पॉइंट, एग्जैक्टली सेंटर का पॉइंट, जहां से लाइन सेगमेंट 2 आधे हिस्सों में मतलब इक्वल 2 हिस्सों में बट जाएगा। क्या बात क्लियर है, बताओ बताओ भाई। कोई पॉइंट, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई थकान, मजबूरी, सब ठीक चल रहा है भाई। चलो अभी जैसे मिड पॉइंट देखा है, यहां पे हमने पॉइंट की बात की है, यहां पर आएगा, लाइन की जरूरत नहीं है, यहां पे आएगा बाइसेक्टर। देखो वर्ड को समझना भाई, बाइसेक्टर में आया है बाय, बाय मीन्स होता है 2, सेक्टर यानी कि होता है 2 टुकड़े पड़ गए, सेक्ट यानी कि सेक्शन, तुम्हारे क्लास में होता है ना सेक्शन ए सेक्शन बी, तो सेक्शन ए सेक्शन बी मतलब क्या है, किसी क्लास के टुकड़े हैं, जैसे सेम ग्रेड के, सेम मतलब 8th क्लास या 9th क्लास हो, तो 9th क्लास के 4 सेक्शंस हुए, यानी कि चारों में 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, पर सारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स को इकट्ठे ना रखे हुए 4 अलग अलग हिस्सों में रखा गया, यानी कि सेक्शंस में रखा गया। तो सेक्शन मीनिंग क्या होता है, टुकड़े। बाइसेक्टर यानी कि 2 टुकड़े पर इक्वल। ठीक है, अब ये क्या है समझना, मैंने तुम्हें वर्ड का मीनिंग समझाया है। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, अनम्यूट करो। कुछ नहीं। हाँ तो वो पीछे का बैकग्राउंड क्यों चेंज करते बैठ रहे हो यहाँ पे बैठ के, ध्यान नहीं दे नहीं पा रहे ध्यान। वो अभी मैंने चेंज नहीं किया, वो आपने बीच में देखा था ना मेरा बैकग्राउंड, फिर से मैंने नॉर्मल कर दिया था। चलो ठीक है, ध्यान दो इधर। बाइसेक्टर होता है इक्वल 2 हिस्सों में बांटने वाली लाइन। अब हमने मिड पॉइंट देखा था, मिड पॉइंट इज अ पॉइंट, तो बाइसेक्टर होता है एक ऐसा लाइन सेगमेंट या ऐसा लाइन जो किसी भी लाइन सेगमेंट को एग्जैक्टली 2 हिस्सों में बांटेगा, यानी कि दिस इज लाइन बाइसेक्टर। तो लाइन नहीं कहते एक्चुअली, इसको सिर्फ बाइसेक्टर ही कहते हैं। तो दिस इज बाइसेक्टर एंड दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो बेसिकली हुआ यह है कि ए बी इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया गया। बाइसेक्ट किया किसने, मान लो इसने पी क्यू नाम देते हैं इसको, तो पी क्यू लाइन ने। ठीक है, यानी कि दिस मीन्स पी क्यू लाइन जो थी इज बाइसेक्टर, अरे यार, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि ए बी इस सेगमेंट का बाइसेक्टर बनाइए। कौन, पी क्यू। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पी क्यू हमेशा परपेंडिकुलर ही हो, परपेंडिकुलर ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ए बी है तो एक बी सी सी डी ऐसे भी जा सकती है जो कि ओ पे इस ए बी को बाइसेक्ट करे। अब देखो ये जो 2 लाइंस लिखा ली है, यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है, ये जो क्रॉस किया ना, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इन दोनों का लेंथ सेम है।
मतलब ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये बता रही है कि इसका अगर लेंथ एक लाइन है तो इसका भी लेंथ एक ही लाइन है, इसलिए दोनों इक्वल लेंथ के हैं, ये बताने का तरीका हुआ। ऐसे मैंने यहाँ पे दो लाइन दिया, यानी कि एओ की लेंथ जितनी है उतनी ही ओबी की लेंथ है, इसलिए मैंने इधर भी दो लाइंस दिए, इधर भी दो लाइंस दिए। अगर इसको मुझे अनइक्वल दिखाना होता तो मैं ये यहाँ पर क्या करता, अगर ए और बी के अनइक्वल टुकड़े हुए हैं तो दिस इज वन लेंथ एंड दिस इज अनदर लेंथ, जबकि 1 एंड 2 लाइंस निकालेंगे मतलब ये हो गया दोनों इक्वल नहीं है। दिस इज तरीका ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये जब भी तुम्हें ऐसे लाइंस मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, CD इज ऑल्सो बाइसेक्टर ऑफ AB, क्यों? क्योंकि इसने AB को बाइसेक्ट किया है। हाँ, अब इसी में थर्ड टर्म समझ में आ रहा है क्या भाई? अरे पक्के से समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या बोल रहे हो? सर मैंने कब से अपडेट करके रखा है, मुझे डाउट पूछना था। हाँ, तो अभी टॉपिक खत्म ही नहीं हुआ है ना, मैं जब आऊंगा तो वहां तक तो दिखेगा मुझे। चलो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये इसी टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद तो अपना पूछना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। देखो, बाइसेक्टर हमने पूछ लिया, देख लिया कि भाई एक लाइन सेगमेंट को इक्वल हिस्सों में बांटने वाली लाइन इज अ बाइसेक्टर। पर अगर उस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने वाली लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉप हो तो दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अगर AB इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने के लिए आने वाली लाइन अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री पर ड्रॉप हो रही हो तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। समझ में आया? अब पूछो। सर ये आपने जो बाइसेक्टर में हाँ दूसरा वाला डायग्राम बनाया है, हाँ हाँ, वो सर इसमें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हो रहा फिर। नहीं हो रहा है तो मैंने वही तो बताया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तब होगा जब वो 90 डिग्री पर होगा। दिस इज ओनली बाइसेक्टर, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये भी ओनली बाइसेक्टर है, मैंने यहाँ पे बताया नहीं तुमको यहाँ पे कितना एंगल है, 90 है, 89 है, 91 है, 50 है, 60 है, मैंने नहीं बताया। मैंने जस्ट तुमको ये बताया कि कोई भी लाइन सेगमेंट पढ़ रही है और किसी भी लाइन को वो दो हिस्सों में बांट रही है तो वो बाइसेक्टर हुई, बस। पर अगर ये डिफाइन किया गया कि यहां पर एंगल अगर 90 है तो उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नहीं है तो सिर्फ बोलेंगे बाइसेक्टर, जैसे इस केस में है। ओके, तो बाइसेक्टर अगर वर्ड आता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलरली ड्रॉप हो, पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर वर्ड आता है तो जरूरी है कि वो परपेंडिकुलरली ही ड्रॉप हो। आई बात समझ में? पक्के से आई बात समझ में? और कुछ डाउट है? चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे चलें क्या भाई? चलो, अभी अभी हमने क्या देख लिया? मिड पॉइंट देखा, बाइसेक्टर देखा एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखा। तो चलो तुरंत एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन मिड, हाँ चलो एक मस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस, अभी याद करना, फाइंड डिस्टेंस में डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है भाई, फर्स्ट बेसिक ज्योमेट्री का लेक्चर 1, ठीक है। यूट्यूब पे जहां पे बेसिक ज्योमेट्री का लेक्चर 1 लिखा है उसी में फाइंड डिस्टेंस मिल जाएगा। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट्स, और मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट अभी अभी पढ़ा है ऑफ। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद तुम करोगे। -5, -3 एंड सर आपने यूट्यूब में क्यों डाला है? ये क्या सवाल था भाई? मतलब ये वीडियो भी डालोगे? अरे कल का अनफॉर्चुनेटली ना, कल का वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ नहीं क्योंकि वो कैमरा का पता नहीं क्या दिक्कत थी, पर कल का वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैं जब लास्ट में लेक्चर की बात देखा तो कल का वीडियो था ही नहीं, तो उसको मैं बाद में कभी रिकॉर्ड करके डालूंगा उस टॉपिक, उन टॉपिक्स को सारे। 3,5, हाँ देखो भाई सेम क्वेश्चन। अब इसमें तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट ये बताऊंगा कि भाई मिड पॉइंट ऑफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ, मतलब इन पॉइंट्स का मिड पॉइंट है एंड इस पॉइंट का, यानी कि इनका मिड पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का कितना डिस्टेंस है ये तुम्हें निकालना है। तो मैं तुम्हें सिर्फ बताऊंगा कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसके बाद तुम डिस्टेंस निकालोगे, क्योंकि डिस्टेंस हमने लेक्चर 1 में पढ़ा है, ठीक है भाई। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं देखो, तो लेट्स फाइंड
मिड पॉइंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम अपना फुल लिखना, मिड पॉइंट ऑफ -5 कॉमा -3 एंड 1 कॉमा 9। ठीक है, हाँ सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट यानी कि मिडल पॉइंट, तो इसके और इसके बीच का पॉइंट। अब लॉजिक समझना, जब भी तुम नंबर लाइन पे हो, नंबर लाइन याद करो, 0 -1 -2 -3 1 2 3 ऐसा नंबर लाइन है। अब एक बात बताना, अगर तुम 0 पर खड़े हो एंड तुम 2 पर खड़े हो तो तुम्हारा मिड पॉइंट 1 हुआ। अगर तुम -1 पे खड़े हो एंड तुम 2 पर खड़े हो, सॉरी 2 पर नहीं, एंड तुम 3 पर खड़े हो तो तुम्हारा मिड पॉइंट भी 1 हुआ। हो रहा है, क्लिक हो रहा है क्या भाई? देखो यहां से भी सेम डिस्टेंस, यहां से भी सेम डिस्टेंस, एग्जैक्टली मिड पॉइंट। इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट मतलब बीच का निकाल रहा हूं मैं। देखो यहां से मैं 1 2, इधर से भी 1 2, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस दोनों। ठीक है, चलो वैसे इधर देखते हैं, -4 -5। अगर मैं -5 और -3 पर खड़ा हूं तो इसका मिड पॉइंट कौन हुआ? एग्जैक्टली सेंटर। ठीक है, अगर इन दोनों पर खड़ा हूं तो एग्जैक्टली सेंटर -3 बनेगा। मतलब यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि भाई दोनों के एग्जैक्ट सेंटर वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसका लॉजिक समझते हैं। इसका लॉजिक मतलब क्या है कि निकालते कैसे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 पर खड़ा हूं, 1 2 3 पर खड़ा हूं, तो इसका मिड पॉइंट यानी कि क्या मैं इसके दो हिस्से कर रहा हूं बेसिकली। यहां पे देखो ना, अगर मैंने सेम डिस्टेंस, दोनों में से अगर सेम डिस्टेंस है तो ये एक हिस्सा हुआ, ये दूसरा हिस्सा हुआ, यानी कि मैंने टोटल लेंथ का दो हिस्से किए। टोटल लेंथ को डिवाइड बाय 2 किया है ना भाई, समझ में आया कितना? हाँ, तो अगर मुझे टोटल लेंथ को डिवाइड बाय 2 करना है, अभी मैं पूरा मिटा रहा हूं, थोड़ा सा समझते हैं अभी। देखो अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट होता, समझा रहा हूं मैं, हाँ, अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट होता जिसकी शुरुआत 0 पे है और जिसका एंड 4 पे है, तो मुझे इसके दो टुकड़े करने हैं। अब मुझे डिस्टेंस पता है 4 - 0 इक्वल टू 4, और मुझे इसी को 0 करना है कि नहीं? ओके, इसी को डिवाइड बाय 2 करना है, यानी कि आ गया भाई कि 2, यानी यहां से 2 डिस्टेंस और यहां से 2 डिस्टेंस। देखो मैंने कि डायरेक्शन दिया है, साइन का मतलब डायरेक्शन, 7th नहीं 8th में पढ़ा है हमने, मैंने पढ़ाया ना तुमको कि डायरेक्शन का मतलब होता है साइन, पॉजिटिव का मतलब होता है आगे और निगेटिव का मतलब होता है पीछे। डायरेक्शन की बात चल रही है, तो 4 से मैं -2 पे आऊंगा तो यहां पहुंच रहा हूं, और 0 से मैं +2 पे जाऊंगा तो यहां पहुंच रहा हूं। तो मुझे क्या चाहिए? दोनों में से कुछ भी। 4 - 2 करो 2 आएगा, 0 + 2 करो 2 आएगा। ठीक है, समझ लो, बस याद नहीं रहने वाला तुमको ये कल तक। अभी याद क्या रखना है, देखो इस लॉजिक से मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर मेरे पास, अब जैसे एग्जांपल में मैंने लिया था 0 और 4, पर मैं यहां पे ले रहा हूं 8 एंड 14, तो मैंने किया क्या? बेसिकली मैंने 14 - 8 किया ताकि मुझे डिस्टेंस मिले, और इसी के दो टुकड़े किए ताकि मुझे मिड पॉइंट मिले। यही किया है। सेम करेंगे इसमें, हम पहले करेंगे सब्ट्रैक्ट, चलो सब्ट्रैक्ट नहीं, पहले हम करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स वर्ड क्या होता है समझाऊंगा मैं, और वाई कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट। इन दोनों के मिड पॉइंट्स पहले निकालेंगे और एक्स और वाई की तरह उसको जोड़ देंगे, जैसे हमने ग्राफ में पढ़ा था एक्स और वाई। अभी देखो यहां पर मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट्स पढ़ाए थे ग्राफ चैप्टर में, एक्स कॉमा वाई ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स की वैल्यू हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेते हैं एक्स पर, और वाई की वैल्यू हम वर्टिकल लाइन पे लेते हैं वाई एक्सिस पर। तो अगर मैं यहां पे कहता हूं 3,4, तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पर लूंगा 3 और वाई एक्सिस पर लूंगा 4, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो मेरा पॉइंट है 3,4। यही हमने किया था ना, तो यही करना है यहां पे, सिर्फ ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, देखो लॉजिक क्लियर है क्या भाई? चलो, तो x कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट अभी यहां पे कैसे लिखेंगे हम, x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट, तो -5 -1/2। बोलो क्लियर है क्या? सब्ट्रैक्शन ही तो किया है डिस्टेंस निकालने के लिए, तो x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो -5 -1 लिया, डिवाइड बाय 2 किया, कितना आएगा? -6/2 विल बी -3।
y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैसा निकलेगा? अगेन y2 माइनस y1 अपॉन 2। देखो अब y2 माइनस y1 अपॉन 2 यानी कि कौन, सॉरी यहां पे मैंने तुमको एक्सप्लेन नहीं किया ना, वापस बताता हूं, रुक जाओ, वापस बताता हूं। x कोऑर्डिनेट ऑफ mp x2 माइनस x1 अपॉन 2। तो अब तुम यहां पे 1 और 2 दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको x1 लिया और x2 मतलब फर्स्ट पॉइंट इसको माना और 2 पॉइंट इसको माना, तो x2 विल बी 1 माइनस माइनस ऑफ 5 डिवाइड बाय 2। कितना आया भाई, कितना आया? ओके 3 आया। y कोऑर्डिनेट के लिए माइनस, अभी हाँ y कोऑर्डिनेट के लिए y2 माइनस y1 अपॉन 2, y2 विल इज 9 माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 2। कितना आया भाई? 12 आया। पर वापस करो, हाँ 6। इसका मतलब हमारा जो x, y है वो मिला 3,6। बताओ कोई दिक्कत? एक मिनट, हाँ कुछ दिक्कत हुई है क्या? जस्ट अ सेकेंड। -5 -3 1,9 तो 3,6 ठीक है। और अगर मैं ऐसा करता हूँ -5 -1/2 -3 -3 -9 -6, तो -3 -6 होता है। पर अगर हमने -5 को मतलब x2 की जगह रखा, हाँ हाँ वही 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 देख रहा हूँ, रुक जाओ वो रखा तो -3 बन गया। एक मिनट यार, कुछ तो गड़बड़ हुई है। एक मिनट, हाँ ओ शिट 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 शिट, गलत हो गया भाई, गलत हो गया, वापस से रिवाइज करना पड़ेगा पूरा। शिट, मैंने तुमको एक चीज गलत बताई, गलती से गलत बताई भाई। मिड पॉइंट कहाँ है? हाँ ओके, तो बेसिकली अभी बता रहा हूं मैं जो कि हमने गलत किया था। मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ठीक है, ये तुम्हें बाद में मिलेगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2, जो मैंने अभी
सब्ट्रैक्ट किया था। हमने जो सब्ट्रैक्ट किया था वो सब्ट्रैक्ट ना करते हुए एडिशन करना है, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट आएगा वो y1 प्लस y2/2 आएगा। दिस इज द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला याद नहीं करना है, अभी वापस मैं तुमको लॉजिक समझाता हूं। यहां पे ये थोड़ा सा हमारा गलत हो गया। हाँ, तो फाइंड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अगर निकालना है तो एक्चुअल में इसमें करना है एडिशन। एडिशन क्यों करना है? सिंपल, ये देखो, ये जो मैंने अभी बताया था 0 एंड 4, ठीक है, और 8 एंड 11 नहीं, 8 एंड 14 लिया था ना, ये दो लिए थे। अभी जो सब्ट्रैक्शन किया था ना वो क्या था ये देखना एक बार, ठीक है। 0 से 4 मतलब मैंने अगर 4 माइनस 0/2 किया होता तो ये जो 2 निकल रहा है वो इसकी लेंथ है, ठीक है। ये इसका क्या है? ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का आधा किया है हमने। इसमें भी जब मैंने 14 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 किया था, 14 माइनस 8 आता है 6, 14 और 8 आता है 6, और 6/2 मीन्स 3। तो यहां पर वैल्यू 3 आ ही नहीं सकती है ना। ये 3 क्या है? 3 इज डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट एंड द पॉइंट, यानी कि यहां से सिर्फ लेंथ है कि कितने लेंथ पर वो मिड पॉइंट लाई करेगा। समझ में आया थोड़ा? ये जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, इसको वापस समझाता हूं हमने किया क्या था, ठीक है। जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था देखना। जब ये 0 से लेके मान लो 10 तक है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके निकाला कि भाई 10 माइनस 0 इज 10 यूनिट्स इज लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी। अगर ये ए बी है, इसका लेंथ कितना है? तो 10 माइनस 0 किया। अब जब मैंने मिड पॉइंट पर पहुंच रहा हूं तो मिड पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर पे है, तो मैंने डिवाइड बाय 2 किया, मुझे मिला 5 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। किसका? ए से लेके मिड पॉइंट का, यानी कि इसका जो आधा डिस्टेंस है वो ये यूनिट्स है। अगर यहां पर, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर यहीं पर होता 11 एंड 27, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से मुझे इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस कितना आएगा? 27 माइनस 11, और मैं जब डिवाइड बाय 2 करता हूं तो डिवाइड बाय 2 करने पर मुझे मिलेगा 27 माइनस 11 दैट इज 16 डिवाइड बाय 2 विल बी 8। तो ये जो 8 है वो यहां से 8 यूनिट के डिस्टेंस पर वो मिड पॉइंट लाई करेगा, ये बताने का काम करता है ये। तो जो सब्ट्रैक्शन बाय 2 किया था वो ऐसे डिस्टेंस एंड लेंथ में काम आएगा, तो हमें लेंथ मिलेगा यहां से। आई बात समझ में? तो जब मिड पॉइंट का, अब देखो यहां पे लॉजिक ये है कि ये 0 से स्टार्ट हुआ है, तो मिड पॉइंट का यहां पर कोऑर्डिनेट क्या आएगा ये निकालने के लिए बेसिकली मुझे करना पड़ता है ऐड। क्यों ऐड करना पड़ता है? देखो एवरेज है, 0 से 27 तक ये लेंथ हुई, प्लस 0 से 11 तक ये लेंथ हुई, इन दोनों का एडिशन किया हमने, मतलब 11 दो बार एडिशन हुआ, प्लस ये एक बार। चलो ये थोड़ा तुम्हें ट्रिकी होगा समझने में। हाँ, ऐसे समझो, इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं, तो 27 प्लस 11 और उसके 2 टुकड़े यहां लेके आएगा। एक काम करना है, इसका थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन तुम्हें थोड़ा सा बाद में पता चलेगा, क्योंकि ये एवरेज में आता है, एवरेज टॉपिक में आता है। तो एवरेज टॉपिक तुम बाद में पढ़ोगे तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, ये अभी नहीं आएगा। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना कि मिड पॉइंट निकालने के लिए हम ऐड करते हैं कोऑर्डिनेट्स को, और हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। चलो अब इसमें देखो, हाँ, तो एडिशन करना है एक्स कोऑर्डिनेट का, तो एक्स मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा -5 + 1 डिवाइड बाई 2। बताओ आंसर। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर मतलब पिछले वाले जो हम आंसर निकाल रहे थे हाँ तो वो गलत है, मतलब हाँ वो फॉर्मूला नहीं। हाँ, तो इसमें सर आएगा एक्स कोऑर्डिनेट -2 और वाई, हमारा वाई आएगा 3। -5 + 1, हाँ 3। ओके, सो -2, 3 इज आवर आंसर। ठीक है, -3 एंड 9, अरे हाँ ठीक है, -2, 3 करेक्ट भाई।
अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट तो मिल गए, अब मेरे पास कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी जो कि यहां पे दिया हुआ है 3,15. फाइंड द डिस्टेंस. अभी तुमने लेक्चर 1 में ये पढ़ चुके हो, तो निकालो. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स -2,3 एंड 3,15. कैसे निकालते हैं, याद है? हाँ, ओके. Next one. तो इससे इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 12. सर माइनस एक्स इज इक्वल -5,12 है. क्या है? डिस्टेंस है वो. -5,12 डिस्टेंस है. डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मैंने रिवाइज किया. रुको. एक सेकेंड आजा, एक सेकेंड. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके. सेंटीमीटर में निकालना है ना. अगर तुम्हें यूनिट नहीं पता हो तो उसके सामने यूनिट्स लिखते हैं. अभी थोड़ी देर पहले किया था कि 5 यूनिट्स, 10 यूनिट, 15 यूनिट्स, ऐसे 15 यूनिट्स. अब तुम्हें थोड़ी पता है कि किलोमीटर में निकालना है कि सेंटीमीटर में. बस. तो अभी भी मैंने देखा, अभी मतलब अभी तुमको देख ही रहा था मैं, कि तुमने निकाला इसका x मतलब x2 माइनस x1 5, y2 माइनस y1 12, एंड देन यू कैलकुलेटेड 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144, एंड देन क्या नहीं बोल रहे हो? ठीक है भाई, -5 का स्क्वायर यही कैलकुलेट किया ना. हाँ. तो अब तुम्हें इतना सेंस नहीं बना कि भाई 5 और 12 देखा देखे से लग रहे हैं. 5 और 12 देखे देखे से लगने चाहिए. 5 12 13 में, 7 24 25 में. याद है? तुम्हें कैसे याद होगा ना, क्योंकि रिवाइज ही नहीं किया तुमने कभी लाइफ में. कहाँ याद है भाई? 15 12 15 5 12 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. बताओ बाकी के ट्रिपलेट्स. अभी पता चल जाएगा तुम रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो. चलो सबसे बेसिक 3 वाला बताओ. 3 के बाद कौन होता है? 3. चलो 1 मार्क्स कोड. हाँ, 5 12 13 निकाला ही है हमने. थर्ड.
4 है ना ये? हाँ, हाँ, तो तीसरा और चौथा बोलो। तीसरे में 7 का कर दीजिए। हाँ 7 7, ठीक है 7। अभी भी तो लिखा था मैंने यहाँ पे। 24 हाँ, 24 हाफ मार्क्स स्कोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट 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 जल्दी। हाफ मार्क्स स्कोर क्यों? हाँ, क्योंकि मैंने लिखा था, तुमने देखा, मैंने मिटाया, फिर तुमने याद करके बताया। सिंपल। हाफ, आधा मेरा आधा तुम्हारा। है कि नहीं? चलो आगे। सर बाकी अगर ये तुम्हें याद आता है तो ये आधा मार्क तुम्हारा, मतलब पूरा। ठीक है? सर दूसरा वाला 8 का था, हाँ, पर उसमें मैं श्योर मतलब देखो यही यही तो दिक्कत है ना हमारी, करते ही नहीं हम लोग कुछ। सर रुको एक हाँ, अब निकालते बैठने में टाइम नहीं भाई अपने पास, रहने दो। अच्छा चलो इसको तो छोड़ो, वो 2x वाला फॉर्म बताओ चलो। 2x। हाँ 8 हाँ। और 8 15 और 16। 8, 15 और 16। हाँ गलत है ना? 17 हाँ 17 17। इसका फॉर्म बताओ जल्दी। 2x हाँ कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, चलो ठीक है, ये सही बोल दिया। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट तुम्हें याद नहीं आ रहे भाई अभी देख के। और ये तो सिंपलेस्ट में से दो, दूसरा है, मतलब 4 में से दो। दो तो इतने सिंपल है, 5 12 13 और 3 4 5 इतनी बार आएगा। इसमें बात बता रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री आएगा तुम्हें 10th में, इसके बाद अभी 9 तो शुरू ही हुआ है तुम्हारा। पर जब 10th में जाओगे ना, यही है, इसके अलावा कोई ट्रायंगल्स भी नहीं आएंगे तुमको, ऐसा है। मतलब आते हैं बट बहुत रेयरली। छोड़ो, ट्रिग्नोमेट्री इतना इजी? बहुत इजी है। बस ये ना, मैं क्यों, क्योंकि पिछले ट्यूशन में जाके मैं जाता था उधर चलो, टाइम पास नहीं भाई, टाइम पास नहीं भाई, बातें नहीं, बातें नहीं। चलो, तो तुमने ये निकाल लिया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? कि भाई x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 इज, या फिर r, डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ राइट एंगल, है कि नहीं? टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो ट्रायंगल है, इसमें एक बेस बनेगा x2 माइनस x1, दैट इज 5 या फिर -5। अब -5 हम डिस्टेंस कह रहे हैं, तो -5 का मॉड लगेगा 5 यूनिट्स। जो हाइट है, ऑल्टीट्यूड, जिसको मैं a कहूंगा, दैट इज 15 माइनस 3 विल बी 12, एंड वी नो दैट हाइपोटेनस विल बी 13, एज 5 12 एंड 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कितना गंदा लिखता हूं ना मैं। हाँ भाई, तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने अभी भी सॉल्व किया है। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x ऑफ m कॉमा y ऑफ m इक्वल टू, मतलब मिड पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट, x1 प्लस y2 बाई, सॉरी x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। खत्म भाई, इसको यूज करेंगे, आंसर निकलेगा। इतना बात समझ में आई? याद रहेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला? चलो, मिड पॉइंट का क्वेश्चन भी हो गया है। अभी हम चलेंगे प्रॉपर्टीज। कितना नंबर है? 16 हो गया ना? अरे नहीं 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 नहीं, उल्टा पुल्टा हो गया नंबर अभी। ठीक है, अभी 16 चलेगा। वो पुराना वाला जो था ना, उसमें एक नंबर उल्टा पुल्टा हो गया है, बता दूंगा मैं। 16 नंबर है, इसमें है प्रॉपर्टीज, किसके? कॉन्ग्रुएंसी के।
या ध्यान देना भाई, आज का लास्ट टॉपिक है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है सुन लो। ए, पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, इस वर्ड को डरना मत वर्ड से। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी किस चीज की है? कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी क्या था? आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। तो जब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की बात चल रही है तो रिफ्लेक्स, अब इसमें ये समझना रिफ्लेक्शन की तरह याद रखना, रिफ्लेक्शन मीनिंग नहीं इसमें, पर रिफ्लेक्शन की तरह याद रखना मतलब सेम दिख रहे हैं बस। कि जैसे फॉर ए इक्वल टू बी, मतलब कोई भी ऐसे दो वैल्यूज हैं जो आपस में इक्वल बता के रखा है, मतलब जैसे ए इक्वल टू 4 या 3 इक्वल टू 3, ऐसे ज्योमेट्री में आएगा। तो जब ऐसे दो वैल्यूज दिए जाएंगे तो तुम ये कहोगे कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल बी। ये सीधा साधा स्टेटमेंट है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ तुम्हें अगर दिया गया है कि अगर मुझे पता है b इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, और एंगल a और ये एंगल b, तो अगर दिया हुआ है कि ये जो b है ये 60, ये b है इक्वल टू 60 है, तो ये एंगल a और एंगल b इन दोनों को हम आइडेंटिकल मान सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि b इक्वल टू 60 है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन मिलेगी, मतलब ऐसी जब a इक्वल टू बी दिया हुआ है तो एंगल a और एंगल b दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये बताने वाले स्टेटमेंट को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये याद नहीं रहेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। b, सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड नाम है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी कि सिमेट्री, देखो नाम में दिख रहा है सिमेट्री, यानी कि अगर a इक्वल टू बी है तो मैं कहूंगा b इक्वल टू ए भी है। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सीधा साधा स्टेटमेंट है, इसमें भी देखने लायक कोई बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा ट्रायंगल एंगल बी और एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल ए और एंगल बी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अबे हाँ, ये इसका स्टेटमेंट है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। सिर्फ ये तुम्हें मतलब सिंपल एक लॉजिक है कि भाई अगर बोला गया कि एंगल ए एंगल बी से बराबर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी भी ए के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। हाँ पूछो। सर ये मतलब वो मतलब आपने जो पढ़ाया था हमको रैशनल हाँ हाँ हाँ, यस, कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल वर्सेस कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव और क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ उसी तरह है। चेंज कर दो वही सेम। हाँ बस वही है, उसी तरह है। थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, थर्ड प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है उसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं। जो सी नंबर है इसका नाम है ट्रांजिटिव। ये याद रखने लायक है भाई। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या कहता है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर एंगल ए, अब ये सिर्फ एंगल की बात चल रही है ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी की। अगर एंगल ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, अगर एंगल बी एंड, हाँ अगर एंगल बी एंगल सी के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये ऐसी बात हुई कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, देन एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल सी के साथ। ठीक है भाई, समझ में आया क्या कुछ? अगर एंगल ए और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी और एंगल सी भी कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि एंगल ए एंगल सी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। इसको बोला जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? चलो भाई बहुत बढ़िया। थर्ड, इसका यूज कहां आने वाला है देखो। इसका यूज फॉर एग्जांपल, अब ये आगे चलेगा, तुम्हें पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल वगैरह में पढ़ाऊंगा। ऐसा है, नहीं, हाँ ऐसा है, मान लो तीन लाइंस पैरेलल है, ठीक है, तो ये ए बी सी ऐसे तीन एंगल्स है। अब तुम्हें पढ़ने को मिलेगा ये मैं समझाऊंगा तुमको बाद में। अगर दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एंगल बी और एंगल सी भी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी तुम्हें पता चल गया। अगर ये दोनों गिवन स्टेटमेंट है तो तुम इससे डायरेक्टली कह सकते हो कि एंगल ए एंड एंगल सी भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, दिया गया है, बी और सी कॉन्ग्रुएंट है, दिया गया है, तो ए और सी भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये तुम्हें इस प्रॉपर्टी से पता चलेगा, मतलब इस प्रॉपर्टी से तुम जस्टिफाई कर पाओगे कि एंगल ए और सी भी इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। आया बात समझ में? आई बात समझ में? बताओ पक्के से, कोई दिक्कत? ठीक है भाई।
चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। सब्स्टिट्यूशन मतलब जिसको रिप्लेस करके कोई दूसरी चीज डालो तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, यानी कि अगर a इक्वल टू बी दिया हुआ है तो तुम जहां जहां a आएगा उसके जगह पे b लिख सकते हो। दिस इज सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी मतलब ऐसा कुछ, ये देखो इसको छोड़ के जो 3 किए ना वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह थे, मतलब तुम्हें सिर्फ बताना है क्योंकि ये मतलब एजुकेशन का पार्ट है, पता होना चाहिए कि इनके नाम है। अब क्योंकि हम इक्वेशंस में करते ही है ना, ये जो सब्स्टिट्यूशन है इक्वेशन में करते ही है ना हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है x प्लस 3 इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y कितना, तो हमें x यहां से पता चल रहा है कि x 11 माइनस 3 मतलब x होता है 8, और ये x मैं यहां पे पुट करूंगा तो मुझे y मिलेगा 2 माइनस 2 इंटू 8, तो दिस इज माइनस 14। यानी कि मैंने y की जगह पे, सॉरी y निकालने के लिए x की जगह पे इस x से मिली हुई वैल्यू डाला है, यानी कि x इक्वल टू समथिंग मुझे मिला हो तो मैं x की जगह पे उस वैल्यू को पुट कर सकता हूं। दिस इज सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। तो ये तो हम लोग करते ही है ना, है कि नहीं? तो ये जब ज्योमेट्री में आएगा तो जब तुम ज्योमेट्री पढ़ोगे तो तुम्हारे पास ऐसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल अब ये कोई भी एंगल है और ये एंगल ए है और दूसरा एक स्ट्रक्चर है, मान लो चलो ये है, और इधर मिल रहा है सी, वेर इज दिया हुआ, नहीं सी नहीं, अरे वही एग्जांपल लेते हैं ना अभी जो लिया था। देखो इस एग्जांपल में अगर मैं कहूं a इक्वल टू 60 डिग्री है, दे दिया भाई a इक्वल टू 60 डिग्री, तो क्या मैं यहां पे डायरेक्टली पुट कर सकता हूं 60 डिग्री? तो एंगल a इक्वल टू 60 डिग्री मुझे पता है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी 60 डिग्री इक्वल टू एंगल c, यानी कि c का नाप मुझे पता चल गया इससे। समझ में आया? तो ये सब्स्टिट्यूट किया मैंने a की जगह पे 60 और मुझे मिला एंगल c इक्वल टू 60। आई बात समझ में? हाँ बस ये हो गई 4 प्रॉपर्टीज कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। शीट भेज दूंगा मैं, रिवाइज करना। अभी आज तक हमारा मोटा मोटी पार्ट हो चुका है, कल वाले लेक्चर में करेंगे पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल और एंगल बाइसेक्टर बचा है बस। ठीक है, ऑलमोस्ट आधा बेसिक पार्ट हो चुका है। इसके बाद एक लेक्चर, उसके बाद एक लेक्चर में भी लग सकता, नहीं लगा तो अच्छी बात है, और उसके बाद होगा शुरू ट्रायंगल्स। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है ट्रायंगल्स में घुसने से पहले हम ये बेसिक चीज जो है वो फ्राइडे तक खत्म करेंगे। 1 अप्रैल 31 को छुट्टी है, पता है ना? कंफ्यूज मत हो, कोई बात नहीं, छुट्टी है मतलब है? क्यों? नहीं नहीं कोई छुट्टी नहीं है, ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो 31 तक हमारे पास टाइम है ज्योमेट्री पढ़ने के लिए, और इसीलिए बोल रहा था मैं। कब चाहिए? 30 को चाहिए, 31 को चाहिए? और देख मेरे रिजल्ट निकलने के बाद मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा। अरे तो कब करोगे? 30 को करोगे कि 31 को करोगे? फिर पहले रिजल्ट निकलना है। और रिजल्ट 31 को आया तो? फिर तो और और रिजल्ट 30 को आया तो? मैं 29 को बर्थडे पगलेट। चलो ठीक है, कर रहा था मैं। हाँ तो बता देना 31 को अगर तुमको छुट्टी चाहिए तो ले लेना, पर याद रखना भाई 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है वैदिक मैथ्स एंड योर एब्सेंस इज नॉट परमिटेड। ठीक है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल नॉट परमिटेड। किसी भी दिन अगर तुम छुट्टी मारते हो तो तुम्हारा वो लेक्चर मिस हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लेना भाई। नहीं किया तुमने कभी भी, ऐसे बंक नहीं किया है, पर बता रहा हूं मैं भी। चलो तो अच्छी बात है, तो हम लोग बहुत तेजी से ज्योमेट्री का बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी उसको रिवाइज करना तुम्हारा काम है, रिवाइज करो भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टाटा।